एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार हम ई चर्चा कर रहे हैं और ई चर्चा के जरिए हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और उनका तजुर्बा क्या कुछ रहा है इस पूरे कोरोना काल में और अभी क्या कुछ जब अनलॉक 1 की स्थिति है तो क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। तो ई चर्चा अनलॉक की शुरुआत हम लगातार सुबह से कर चुके हैं। फिलहाल हमारे साथ में प्रयागराज से बीजेपी नेता प्रवीण चंद्र श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं, जो कि कोरोना काल में लगातार जनता की सेवा में लगे रहे हैं। प्रवीण जी, स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी। प्रवीण जी, आप उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे, क्योंकि अभी तो बहुत तेजी के साथ में कोरोना का प्रसार हो रहा है, तो ऐसे में उम्मीद करते हैं कि आप पूरा ख्याल रख रहे होंगे अपना। जी पूजा जी, अपना भी ख्याल रख रहा है, समाज का भी रख रहा है, स्वस्थ बहुत है, अच्छी बात सकुशल है। है। अच्छा, क्योंकि आप केशव प्रसाद मौर्य जो कि डिप्टी सीएम हैं उत्तर प्रदेश के, उनके बहुत ही करीबी माने जाते हैं और अगर प्रयागराज की बात करते हैं, उनका जो जुड़ाव है, जो लगाव है और जो उनका अपना क्षेत्र है, उसके लिए उनके अथक प्रयास रहे हैं। उनके इन अथक प्रयासों में आपका भी योगदान रहा है। किस तरह की पूरी आप लोगों की कोशिश रही है अभी तक? जी पूजा जी, केशव जी का बहुत लगाव है प्रयागराज और कौशाम्बी से, और साथ साथ पूरे प्रदेश में तो वो काम कर ही रहे थे। यहाँ पे उनका काफी लगाव है और हम लोगों ने उनके सारे वॉलंटियर, सारे लोग, हम लोग तो केशव प्रसाद मौर्य जी बीजेपी के सिपाही के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा काम किया है। और इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में खास तौर से हम लोग उनके सारे वॉलंटियर, सारे नेता, सारे कार्यकर्ता सब लगे हुए हैं, सारे तरह का अच्छा कार्य कर रहे हैं, सभी की मदद कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग सिखा रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। प्रवीण जी, पहले क्योंकि लॉकडाउन था, लोग अपने घरों में बंद थे और तब आप लोगों के अथक प्रयास थे लोगों तक खाना पहुंचाना, राशन का सामान पहुंचाना, जिनको भी आर्थिक मदद की आवश्यकता है उनको आर्थिक मदद, जिनको अस्पतालों तक पहुंचाना है उनको अस्पतालों तक पहुंचने के प्रयास आप लोगों के रहे होंगे और जो भी सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे थे उनका लाभ सीधे लाभान्वित लोगों तक पहुंचे, इसके लिए भी आपके प्रयासरत रहे होंगे। लेकिन अब अनलॉक 1 की शुरुआत हो चुकी है। अनलॉक 1 में सब कुछ धीरे धीरे खुल रहा है, जिंदगी की पटरी लगातार हम देख रहे हैं, रफ्तार ना पकड़ रही सही, लेकिन हाँ, धीरे धीरे चलना शुरू हो चुकी है जिंदगी की रेलगाड़ी पटरी पर। अभी क्या कुछ हालात बने हुए हैं आपके अपने इलाके में? हालात ठीक है। अनलॉक 1 तो हो ही गया है पूजा जी, लेकिन अनलॉक 1 का मतलब ये कतई नहीं है कि हम सावधानियां से दूर हट जाए। जी, सावधानी के साथ ही जिंदगी को जीना है, क्योंकि कोरोना की अभी कोई दवाई नहीं है। ये एक ऐसी वैश्विक महामारी है कि लगता है कि लंबे समय तक चलेगी। इसलिए लॉकडाउन ने हमें जीना तो सिखा दिया है। सरकार ने लॉकडाउन करके एक हैबिट डाल दी है। उसका ये कतई मतलब नहीं था कि फॉरएवर लॉकडाउन रहेगा जी, क्योंकि जिंदगी को आगे चलाना है और जान के साथ जहान को भी बचाना है। जी, तो लॉकडाउन ने जिन चीजों को सिखाया, अब वो चीजें हम लोग आम अपने जीवन शैली में उसको ले आए हैं कि 2 गज की दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क लगाना, ये सिर्फ सरकारी फरमान मान के जनता ना करे। हम लोग जनता को इस बात को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, ये सरकारी फरमान नहीं है। इससे सिर्फ सरकार की जो है वो है ही है, आम जनमानस के लिए इसको अपने जीवन शैली में अब लाना पड़ेगा हम लोगों को, और जनता ला भी रही है। हम तो देख रहे हैं कि सारी चीजें खुल गई हैं, लेकिन उसके बाद भी जनता भी बहुत कॉन्शियस है हमारी। हम लोग भी समय समय पे जगह जगह जाके लोगों को बता रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, मास्क बांट रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं और जनता भी उस चीज को फॉलो कर रही है और धीरे धीरे मुझे लगता है कि जान के साथ जहान को भी हम लोग बचा लेंगे। अच्छा, क्योंकि प्रयागराज की अपनी अलग ही महत्ता है और अपना अलग ही अस्तित्व है, अपना अलग ही नाम है। ऐसे में जब वक्त बदला है, जब हालात बदले हैं, तो प्रयागराज में कितनी तस्वीरें बदल गई हैं फिलहाल? प्रयागराज में तस्वीरें बहुत बदल गई है। प्रयागराज वैसे भी धार्मिक नगरी है और यहाँ पे नेता भी स्पिरिचुअल लीडर है, तो धर्म से जुड़े हुए हैं। हम लोग उन चीजों को पहले से फॉलो करते आए हैं, लेकिन अब भी धीरे धीरे स्थिति नॉर्मल हो रही है। जो लोगों की जरूरतें थी, जो घर से नहीं निकल पा रहे थे, बहुत सी समस्याएं थी, काम शुरू हो गए हैं, तमाम मजदूर काम पे आ रहे हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्रियां भी शुरू हो रही हैं। तो महामारी तो बहुत बड़ी थी, जिसकी वजह से आर्थिक संकट राष्ट्र में चल रहा था। निश्चित ही अब इससे धीरे धीरे हम लोग मिजाज की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी पूरी सावधानी के साथ ही बढ़ रहे हैं। अच्छा, क्योंकि आपने प्रयागराज धर्म नगरी जिसका जिक्र किया और जिसकी धर्म नगरी के बारे में सब जानते हो, वहां पर और ज्यादा जिम्मेदारियां बढ़ जाती, क्योंकि इस पूरे लॉकडाउन के दौरान में हमने देखा कि जो गंगा की जो अविरल धारा थी और ज्यादा स्वच्छ हुई और ज्यादा पावन हुई
और ज़्यादा निर्मल हुई, और ज़्यादा एकदम क्रिस्टल क्लियर हमने देखा, एकदम मोती की तरह सूर्य की किरणें चमकती हुई से नज़र आने लगी। अब क्योंकि फैक्ट्रीज़ खुल रही हैं, और जब फैक्ट्रीज़ खुलती हैं यानी ज़िंदगी जब फिर से वैसे ही रफ्तार पकड़ना शुरू करती है, तो क्या ये उम्मीद करें कि जो आज स्थिति है गंगा की, वैसे ही आगे आने वाले वक्त में भी रहेगी? क्योंकि अभी हमने देखा है कि इतना पैसा खर्च हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी उतनी ज़्यादा स्वच्छ हमारी गंगा नहीं हो पाई। लेकिन क्या अब इसको बरकरार रखने के लिए कुछ और आप लोगों के स्तर पर प्रयास किए जाएंगे? पूजा जी, प्रयास तो पहले भी किए जा रहे थे, लेकिन हर बुराई में कुछ अच्छाई होती है। इस वैश्विक महामारी में जितनी बुराइयां हैं उसमें बहुत सी अच्छाइयां भी निकल के आ रही। वो पोल्यूशन जो इतने दिनों में नहीं साफ हो पाया, वो इस वैश्विक महामारी ने साफ कर दिया। तो इस विषम परिस्थिति को भी हम लोग अवसर में बदलने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो गंगा निश्चित साफ हुई है, पोल्यूशन साफ हुआ है, तो सारी चीजें हो रही है धीरे धीरे, और हम लोग यहाँ पे तो प्रॉपर करते ही रहते हैं। और प्रयागराज संगम नगरी है, ये धर्म की नगरी है, ये पूरी दुनिया को ये संदेश दे रही है कि अब मानवता को बदलना पड़ेगा, दूसरे एंगल से देखना पड़ेगा। वो जिस साइंस पे हम लोग गुमान करते थे, आज वो बहुत पीछे छूट गई। हमें अपनी उसी परंपरा को फिर से निर्वहन करना है। साफ सफाई, स्वच्छता, प्रणाम, डिस्टेंसिंग, सारी चीजें। और इससे कुछ नुकसान जो हमारा हुआ उसको हम अवसर के रूप में बदल रहे हैं, चाहे चाइना ही क्यों ना हो। आज उसके साथ भी हमारे रिलेशन थोड़े खराब हो रहे हैं, देखने में जरूर गड़बड़ लग रहा है, लेकिन उसको भी हम अवसर के रूप में बदलेंगे और स्वदेशी अपनाने की बात करेंगे। लेकिन जो स्वदेशी अपनाने की बात है, ये तो मोदी सरकार के प्रथम शासनकाल से शुरू हो गई थी। हमने तभी देखा, शुरुआती दौर से ही स्वदेशी अपनाओं की बात प्रधानमंत्री मोदी लगातार करते रहे प्रवीण जी। लेकिन आज तक हम देख रहे हैं कि कुछ टाइम के लिए ये आवाजें बुलंद होती है और उसके बाद में फिर सब कुछ खामोश हो जाता है। फिर लोग अपने ही कंफर्टेबल जोन के तहत चीनी सामान का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये फायदे का सौदा है, सस्ते में मिलेगा, तो क्यों ना अपनी बचत की जाए। तो अभी जिस बात का जिक्र बार बार प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, लोकल के लिए वोकल, उसको कितना अभी आप लोग प्रमोट कर पा रहे हैं अपने एरिया में? प्रवीण जी, आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? प्रवीण जी, आप सुन पा रहे हैं क्या? शायद हमारा संपर्क टूट चुका है। एक बार जरा टीम देख ले क्या कुछ परेशानी है। देखिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये उत्तर प्रदेश सरकार की अपनी एक पहल है, जिसके तहत हर डिस्ट्रिक्ट का जो अपना एक प्रोडक्ट है उसको प्रमोट किया जाएगा, और उसके लिए सरकारी मदद की जरूरत होगी तो सरकार अपनी सहायता भी मुहैया कराएगी। और उस प्रोडक्ट के प्रमोशन को लेकर भी सरकार की ओर से कुछ तैयारियां की गई हैं। क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 75 जिलों का मतलब 75 ऐसे प्रोडक्ट आएंगे जो हर जिले की अपनी खासियत होगी, और उसी खासियत के तहत वो जिला पहचाना जाएगा। और जिस लोकल के लिए वोकल की बात की जा रही है, उस लोकल के लिए वोकल की जो बात की जा रही है, उसको कैसे धरातल पर उतारा जाए, इस ओडीओपी के जरिए उसे भी पूर्ण रूप से पाया जा सकता है। तो इस लिहाज से भी देखिएगा, प्रयागराज की बात करें, क्योंकि ये धर्म नगरी है, संगम नगरी है, प्रयागराज की अपनी खासियत है, प्रयागराज अपने आप में खास इलाका है, जगह है, जिसकी अपनी एक अलग ही पहचान है। और देखिए, कुंभ को कौन भूल सकता है। कुंभ के दौरान में प्रयागराज ने जो अपने आप में एक रिकॉर्ड दर्ज किया है हर लिहाज से, वो चाहे साफ स्वच्छता की बात हो, चाहे लोगों के आने की बात हो, चाहे सुरक्षा की बात हो, हर लिहाज से एक नया रिकॉर्ड कायम किया। और हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हमारे मेहमान प्रवीण जी। हम चर्चा कर रहे थे कि अभी जिस तरह से लोकल के लिए वोकल होने की बात की जा रही है, उस लोकल के लिए वोकल में ओडीओपी, जो कि सरकार की योजना है, इसका कितना योगदान फिलहाल मिल रहा है प्रयागराज में? बहुत मिल रहा है पूजा जी। और अभी चाइना के इस मसले के बाद तो सबसे ज्यादा लोगों के मन में आ गई है। 130 करोड़ जनता हमारी ये सोच रही है कि हम विदेशी सामानों का बहिष्कार करें और लोकल को ही वोकल करें। और हम तो इस माध्यम से चाइना को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि वो गलत फहमी में न रहे। भारत के लोग अगर चाइना के सिर्फ सामानों का ही विरोध कर देंगे तो उनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। बाकी जो वो बॉर्डर पे कर रहे हैं उसका हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे। अच्छा, क्या ये मानकर चलें कि आगे आने वाले दिनों के अंदर, क्योंकि देखिए अभी तो आप और हम सभी बखूबी इस बात को जानते हैं कि अभी शुरुआत है,
क्योंकि इससे पहले भी हम स्वदेशी अपनाओ की बात करते रहे, लेकिन हकीकत ये है कि आज कुछ लोगों ने उसको अडॉप्ट किया, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी चीनी सामानों पर निर्भर करते हैं, क्योंकि वहां से जो सामान सस्ता आता है लोगों की जेब में उससे पैसा बचता है। अब हमें इस विषय पर और सोचना होगा। तो आपको लगता है कि आने वाले टाइम में हम पूर्ण रूप से चीन की जो अर्थव्यवस्था है उसको बहुत हद तक कमजोर कर देंगे? जी पूजा जी, बिल्कुल। चूंकि अब भारत की 130 करोड़ जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है चाइना ने। वरना हम तो चीनी हिंदी भाई भाई समझते थे, लेकिन अब समय बदल गया है। अब चीनी बाय बाय का समय आ गया है। और जब चीनी बाय बाय होंगे तो ये समझिए कि इंडिया में लेकिन हम लोग प्रवीण जी, अपना स्वदेशी अपनाएंगे कुछ ही और स्वदेशी मिनटों में सामानों का। कुछ ही मिनटों जी में चीन का ये फोन, जिसका बखूबी आप भी जानते हो, मैं जिक्र नहीं करूंगी क्योंकि क्यों हम मुफ्त जी में जी प्रमोट जी करें इनके प्रोडक्ट को, जी। और क्योंकि न्यूज वन हाँ। इंडिया पहले से ही बहिष्कार कर चुका है चीनी सामान का। ऐसे में हम एक तरफ बात कर रहे हैं कि हमारी 125 करोड़ की आबादी की जो भावनाएं आहत हुई हैं, उसमें हर एक जी एक भारतीय की आहुति होगी चीन के सामान का विरोध कर, लेकिन फिर भी हमने जी। देखा कि हमारे ही बाजारों में चीन का फोन कुछ मिनटों में बिक जाता है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे युवाओं से? बहुत तकलीफ होती है, दुख होता है इस तरह की खबर को सुन के। और आपके माध्यम से मैं सारे इस देश के नौजवानों से, देश के नागरिकों से आह्वान करता हूं कि ऐसे चीन को, जिसने हमारे 20 जवानों को शहीद कर दिया जी, उसका सामान क्या, उसकी तरफ देखना भी हमें मुनासिब नहीं होगा। और चीन के एक एक सामान का हम बहिष्कार करेंगे। और जनता से यही अपील है कि वो चीनी चीजों का बहिष्कार करें, स्वदेशी अपनाएं। निश्चित है एक दिन में नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे ये चीजें होंगी, लेकिन अब की बार चाइना का ये जो वार हुआ है, ये सीधा सीधा भारतीयों के दिलों पे वार हुआ है। इस बार इनको हम बख्शेंगे नहीं। और ना सिर्फ इनको बॉर्डर पे मुंह तोड़ जवाब देंगे, बल्कि इनके सामानों का विरोध करेंगे और इंडिया में ठीक इनका है कोई सामान बिकने नहीं पाएगा। प्रवीण जी, एक तरफ आप लोग लगातार, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि जो शहीदों की शहादत है उसको व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी बार बार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि जो शहीदों की शहादत हुई उसके लिए कौन जिम्मेदार है, क्योंकि चीन तैयारी कर रहा था और सरकार सो रही थी। इसको लेकर क्या जवाब देना चाहेंगे? नहीं, सरकार बिल्कुल नहीं सो रही थी। ये मिथ्या है, भ्रम है, राहुल गांधी द्वारा फैलाया जा रहा है, बेवजह आरोप है। क्योंकि भारतीय सेना बॉर्डर पे डटी हुई थी, क्योंकि बातचीत का सिस्टम चल रहा था, चाइना में पीठ पे छुरा भोंका है। और राहुल गांधी जी को ऐसे समय भी राजनीति देश नीति से ऊपर नजर आती है। पूजा जी, इसका मुझे अफसोस होता है। राहुल गांधी जी इतने बड़े मतलब पार्टी के लीडर होके उनकी राजनीति देश नीति से ऊपर हो गई है। जब देश की बात होती है तो उनको एक होना चाहिए कि वो अपने ही देश पर सवाल उठा रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया प्रवीण जी आपका बातचीत के लिए।